हेलो स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 2, जिसको मैं चैप्टर नंबर 2 कहता हूँ। एनसीईआरटी जो इसको चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही पढ़ा रही होती है आपको, ठीक है। तो आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जो कि मेरे अनुसार था, उसमें आपने पढ़ा कि विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी पढ़ा था, और डाइपोल जो था यानी विद्युत द्विध्रुव था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैंने आपको वहां पे बताया। उससे रिलेटेड जो आपको न्यूमेरिकल मुझे कराना था, जो कि बोर्ड के अंदर अक्सर करके पूछे जाते हैं, वो अभी बाकी है, ठीक। वो मैं किसी एक दिन पे जो है, एक वीडियो के अंदर जो है, 1 घंटे के अंदर सारे न्यूमेरिकल्स को जो है करा दूंगा। 1 घंटा या 1.5 घंटे का वीडियो के अंदर वो जो है कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये सब कुछ जो है हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक। अब ये यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, पर जहाँ कहीं भी हिंदी में फिजिक्स आती होगी, ठीक, उन सब के अंदर ये चलने वाला है, क्योंकि सब जगह पे सिलेबस लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं, और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है, उनको देखना ही चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिएगा, ठीक। मैं पूरी तरीके से पूरा कोशिश करूँगा कि इसमें बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ, और ये क्रैश कोर्स है, आपको पता है, तो फटाफट इसको जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक। चलिए देखिएगा। तो चैप्टर का नाम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम एवं गॉस के नियम का अनुप्रयोग, ठीक। कौन कौन से एप्लीकेशंस है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। विद्युत फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और ये अपने पास गॉसेस लॉ होता है, और गॉसेस लॉ पे बेस्ड जो है एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें भी पढ़ना है। नाउ तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत फ्लक्स, ठीक। तो ये चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको दे दिया, ठीक। इसके अंदर हम गॉस के नियम पे ज़्यादा फोकस करेंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तभी आप गॉस के नियम को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और गॉस के नियम का अनुप्रयोग जो है यानी एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। अब विद्युत फ्लक्स जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, और यहाँ पे जो बोर्ड के अंदर, और यहाँ पे गॉस का नियम समझने के लिए इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे भैया, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और हेडिंग लगेगी क्या चीज, विद्युत फ्लक्स, ठीक। हेडिंग लगेगी विद्युत फ्लक्स। तो इसको किस कलर से लगा दें, चलो ये I choose this color. Now, heading है क्या चीज, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। आई होप कि ये विजिबल होगा अच्छे तरीके से, ठीक। विद्युत फ्लक्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो भी लिख देता हूँ क्या चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपका जो है हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हटा देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको परिभाषित करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, हालांकि उसी में परिभाषा भी है, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसको मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर से, ठीक। साइज इसकी कर देता हूँ छोटी। ना देखिएगा, जैसे मान के चलिए अपने पास ये एक सरफेस है, ये एक सतह है, ठीक। और आपको पता है कि जब ये एक सतह बन जाता है, जैसे कि ये एक सतह है, ठीक, तो इस सतह का ये क्षेत्रफल है, पूरा का पूरा ये क्षेत्रफल है, ठीक। अब सतह का जो क्षेत्रफल है, तो ये तो ठीक है, क्षेत्रफल आपको निकालना आएगा। ये अगर आयताकार है, ये बोर्ड कैसा है, आयताकार है, ठीक। इसकी कुछ लंबाई कुछ चौड़ाई है, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई से। पर आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, तो क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है, यानी क्षेत्रफल को आपको अब से क्षेत्रफल सदिश कहना है, क्षेत्रफल सदिश। और ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है, एक सर्कल है। इस सर्कल का जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो पाई आर स्क्वायर होगा। अगर इसका रेडियस आर होता तो इसका क्षेत्रफल कितना होता, पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, ठीक, वो आपको इस प्रकार से मिलेगा। इस सतह के लंबवत
इस सतह के लंबवत एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर, ये आपको मिलेगा। अब जरूरी नहीं कि आप इस तरफ खींचें, आप इस तरफ भी खींच सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? एरिया वेक्टर को इस तरफ भी बना सकते हैं। अगर आपका ये क्या है? एक क्षेत्रफल है, एक सतह है और इस सतह का कुछ क्षेत्रफल है, तो आपका क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल सदिश आएगा उसकी दिशा कौन सी होगी? तो इस सतह के लंबवत, इस सतह के लंबवत। इस तरफ भी हो सकती है और ये जो मेरा पीछे की तरफ है ना, इस तरफ भी हो सकता है। यानी जो क्षेत्रफल सदिश था वो एक तो इस तरफ हो सकता है और एक जो है इस तरफ हो सकता है। ठीक है, सतह के लंबवत दोनों तरफ हो सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। मैं इस तरफ वाला नहीं बना रहा हूँ। तो क्षेत्रफल सदिश क्या है? ये है अपने पास वेक्टर ए, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? जिसकी वैल्यू होगी, अगर इसका रेडियस होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती? पाई आर। अगर इसका रेडियस आर होता तो इसकी वैल्यू होती पाई आर स्क्वायर, इसका परिमाण होता पाई आर स्क्वायर। और इस क्षेत्रफल सदिश का जो दिशा होता वो कौन सा होता? तो आपको पता है इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला, ये अपने पास वाई एक्सिस और ये अपने पास जेड एक्सिस। तो इसको हम आई कैप से व्यक्त करते हैं, इसको हम जे कैप से व्यक्त करते हैं और इसको हम करते हैं के कैप से व्यक्त। अगर इस तरफ कोई चला जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ आई कैप। इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ जे कैप। और कोई इस तरफ चला जाए अंदर की तरफ, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ के कैप। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग दिशा में अलग अलग इकाई सदिश होते हैं। ठीक, ये इकाई सदिश क्या बताते हैं? ये इकाई सदिश दिशा को व्यक्त कर रहे होते हैं। इनकी वैल्यू कितनी होती है? परिमाण कितना होता है? 1। तो जो अपने पास क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश का जो परिमाण है वो पाई आर स्क्वायर है। और इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा कौन सी है? ये वाली। और इस वाली दिशा को कौन व्यक्त कर रहा है? आई कैप। तो यहाँ पे क्या लगेगा? आई कैप। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया क्षेत्रफल सदिश। तो आई होप कि क्षेत्रफल सदिश आपको समझ में आया होगा। तो 2D फिगर के अंदर क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से बनता है। जैसे मान के चलो अगर अपने पास, जैसे मान के चलो अपने पास ये एक एरिया है, ठीक, मतलब ये एक फिगर है। और कैसा फिगर है? 2D फिगर है। तो ये स्क्वायर टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये ए और ये ए है तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। पर ये परिमाण है। इसके दिशा की बात करेंगे तो क्या होगा? दिशा की बात करेंगे तो दो दिशाएं हो सकती है। एक तो ये इस तरफ होगा, बाहर की तरफ ऐसे, बोर्ड से बाहर ऐसे, या फिर अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर उस तरफ पीछे। ठीक, इस तरफ वाली दिशा को हम किससे व्यक्त करते हैं? के कैप से। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर के कैप पॉजिटिव का, या फिर वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर नेगेटिव ऑफ के कैप। ठीक, नेगेटिव क्यों? अगर वो पीछे वाली दिशा ले लिया तो नेगेटिव, आगे वाली दिशा ले लिया तो पॉजिटिव। पर सतह के कैसा होना चाहिए? लंबवत। क्षेत्रफल सदिश का जो परिमाण है वो ये होगा, और जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो कौन सी होगी? या तो पॉजिटिव के कैप या तो नेगेटिव के कैप। इस वाली फिगर के लिए, इस वाली फिगर के लिए क्या चीज? आई कैप, या फिर क्या चीज? क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ आई कैप। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे इस तरीके से कोई एक सर्कल बना दे ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका क्षेत्रफल सदिश किस तरफ होगा? इस तरफ, वेक्टर ए। अगर मैं यहाँ पे इसके रेडियस को कैपिटल आर लेता हूँ, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पाई आर स्क्वायर। और जो दिशा होगी वो किस तरफ है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ दिशा के लिए क्या व्यक्त करना, किससे व्यक्त करना भैया? जे कैप से। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? जे कैप। आपने ये क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा, किस तरफ आई कैप लगेगा, किस तरफ जे कैप लगेगा। ठीक है, अच्छा, इसकी दिशा नीचे भी हो सकती थी, इसकी दिशा नीचे भी हो सकती थी, इसकी दिशा नीचे भी हो सकती थी। तो यहाँ पे क्या होता? पाई आर स्क्वायर और क्या चीज? नेगेटिव ऑफ जे कैप। इस तरीके से हो जाता। ठीक है, एरिया की वैल्यू, एरिया नहीं, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर का मान ये होता। ठीक, आई होप कि एरिया वेक्टर आपको निकालने आया होगा। तो मिटाता हूं मैं इसको। ठीक, तो ये 2D फिगर के लिए था। इसी प्रकार से आप 3D फिगर के लिए बना सकते हैं क्षेत्रफल सदिश। 3D फिगर के लिए भी आप क्षेत्रफल सदिश बना सकते हैं। ठीक, कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये, अगर आपका कोई सा एक इस प्रकार से एक 3D फिगर है, ठीक, इसको आप क्या बोलेंगे? क्यूब। ठीक, तो इस क्यूब में जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तरफ बनेगा, और अंदर की तरफ नहीं होगा, केवल इसमें क्या होगा? बाहर की तरफ होता है। 3D फिगर में जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो केवल बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। ये होगा एरिया वेक्टर, ये होगा क्या चीज? एरिया वेक्टर। और यहाँ पे क्या होगा? ये होगा एरिया वेक्टर। ठीक, और ऐसे ऊपर की तरफ क्या होगा? एरिया वेक्टर।
ठीक। और यहाँ अंदर की तरफ कैसा होगा, तो ये होगा एरिया वेक्टर। इस तरफ बाहर की तरफ कैसा होगा, ये एरिया वेक्टर। ठीक। तो 3D फिगर में कुछ इस तरीके से एरिया वेक्टर बनता है। जैसे मान के चलो अगर स्फीयर बना देता हूं मैं इस तरीके से, ठीक, तो इस स्फीयर में क्या होगा, इस गोले में क्या होगा, जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ऐसे बनेगा, सतह के लंबवत इस तरीके से। ठीक, ऐसे ये एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश। ठीक, ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश, इस प्रकार से। ठीक, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल सदिश। ठीक, इस तरह से बनेगा क्षेत्रफल सदिश, सतह के लंबवत। आपको अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर बनाना होगा तो हर जगह पे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। या तो टेंजेंट ड्रॉ करके करिए, या फिर जो सीधे सीधे आप जो है यहाँ पे इसको सेंटर से ज्वाइन कर दीजिएगा, सेंटर से ज्वाइन कर दीजिएगा। थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, ठीक, इसको सही से बना लेंगे, इस तरफ जाएगा ये। ठीक, ये वाला नहीं रहेगा। क्लियर। चलिए, ये कहाँ से, सेंटर से, ये कहाँ से 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 सेंटर से, केंद्र से। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से क्या बनेगा, 3D सर्फेसेस के अंदर एरिया वेक्टर बनेगा। तो जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आपको बताया स्फीयर के अंदर किस तरीके से बनेगा, और ये क्यूब के अंदर किस तरीके से बनेगा। ठीक, क्या चीज, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। मुझे क्या बताना है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। चलिए देखिए, तो आई होप कि आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। जो भी सतह दिया रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए, और निकालने के बाद क्या करिए, उसकी एक दिशा बता दीजिए, उस क्षेत्रफल की दिशा। तो क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत, दैट्स इट। चलिए, तो यहाँ से मैं एरिया वेक्टर का ये वाला फार्मूला थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक, ये हटा देता हूँ। अब क्या चीज, ये आपके पास क्या है, एक सतह है। अगर मैं यहाँ से ढेर सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं फेंकने लग जाऊं, यहाँ से मैं ढेर सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे पास कराने लग जाऊं, ठीक, इस सतह को मैंने कहाँ पे रख दिया, इस सतह को मैंने रख दिया है एक विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो ये विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है, ये विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है। ठीक, अभी कैसे विद्युत क्षेत्र है, तो हम मान के चलते हैं ये जो है बदलती हुई विद्युत क्षेत्र है, मतलब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस विद्युत क्षेत्र का मान लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। ई की वैल्यू कैसी है, वेरिंग। ठीक, अंग्रेजी में क्यों लिखना है भाई, ई का मान क्या है, परिवर्ती। कैसे भैया, परिवर्ती। ठीक, लगातार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बदल रहा है। हाँ, एरिया कैसा है, कांस्टेंट। ए कैसा है भाई, तो ये कैसा है, कांस्टेंट, नियत। यानी जो यहाँ पे क्षेत्रफल का मान है वो कैसा है, नियत है। और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस सतह के लंबवत गुजर रही हैं। कैसे गुजर रही हैं, सतह के लंबवत। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं। अच्छा, 5 नहीं गुजर रही भैया, 1 2 3 ये 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक, बाकी 5 और ये 6 ये तो बाहर है, इस सतह को छेदते हुए भिड़ते हुए नहीं जा रही है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि इस सतह को, इस सतह के लंबवत, सतह को सतह के लंबवत काटते हुए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं वही बनाती हैं विद्युत फ्लक्स। इस सतह को सतह के लंबवत जो काटते हुए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी वही विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करेंगी, विद्युत फ्लक्स का निर्माण करेंगी, विद्युत फ्लक्स को बनाएंगी। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ठीक, कौन सा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, तो उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो इस सतह के लंबवत गुजरती हैं, जो इस सतह के लंबवत गुजरती हैं। खत्म। किसी भी सतह के लंबवत, किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। दैट्स इट, ये डेफिनेशन इसका। अच्छा, इसी की वजह से फार्मूला भी आएगा जिसको हम देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। 2 डेफिनेशन है इसका, पहले मैं एक कराऊंगा फिर बाद में दूसरा कराऊंगा। क्या चीज, और दोनों ही डेफिनेशन सही है, बोर्ड के अंदर पूछ जाता है। ये क्वेश्चन में बोर्ड के अंदर बहुत पूछ जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर साल बोर्ड में मिलेगा। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं, किसी सतह से, किसी सतह से सतह के लंबवत, किसी सतह से सतह के लंबवत
सतह के लंबवत। गुजरने वाली कह लो, या फिर उस सतह को भेदते हुए, काटते हुए जाने वाली, ठीक है। किसी सतह से सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। बाद में जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र बोलना पड़ेगा। यहाँ विद्युत फ्लक्स है तो क्या चीज, यहाँ पे केवल विद्युत क्षेत्र बोलना है, ठीक। तो डिफरेंस सेम रहेगा चुंबकीय फ्लक्स का और विद्युत फ्लक्स का। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जहाँ पे मैं विद्युत लिखूंगा। किसी सतह से सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब ये विद्युत फ्लक्स का एक डेफिनेशन हो गया, दूसरा वाला बाद में आएगा। अभी क्या चीज, इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, तो क्या लिख देंगे, इसे मतलब विद्युत फ्लक्स को, इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। किससे, फाई से। और फाई ई लिखते हैं यहाँ पे, फाई ई। ई लिखने का क्या मतलब है कि ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मतलब विद्युत क्षेत्र का है, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, ठीक है। बी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ई बताने के लिए आ रहा है कि ये फ्लक्स किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फाई ई से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। एकदम स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब एक बार मैं चेक कर लूं यहाँ पे सब कुछ ठीक आ रहा है, यस। चलिए कितना टाइम हो रहा है अभी, 12:21, ठीक। तो रात के 12:21 अभी पे, अभी इस टाइम पे हो रहा है, ठीक। जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब भी आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, ठीक। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर को अच्छा बनाने की। इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। चलिए, पर अच्छा जरूर रहेगा। तो क्या चीज, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख दिया है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, फाई से, फाई ई लिख दिया है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं लिखेंगे तब भी आपको आपका यहाँ पे मार्क्स कटेगा नहीं, पर पता होना चाहिए, ठीक। आगे अब क्या चीज, ये जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो मैं आपको पहले लिख देता हूँ, लिख के बता देता हूँ, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे डायग्राम से भी समझा दूंगा, ठीक। देखिएगा कि जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स तीन राशियों पर, तीन भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तीन भौतिक राशियों पर, तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। अच्छा, इसको भी सही कर देता हूं। अरे, तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी भौतिक राशि हैं वो, ठीक। तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, कौन कौन, तो एक तो है अपने पास जो फ्लक्स डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, ठीक। और किस पर डिपेंड करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा विद्युत फ्लक्स। कैसे करेगा बताऊंगा। और किस पर करेगा, एरिया वेक्टर पर, ठीक है, सतह के क्षेत्रफल पर, ठीक। क्षेत्रफल सदिश पर,
क्षेत्रफल सदिश पर। एक और क्वांटिटी है, एक और भौतिक राशि है जिस पर ये डिपेंड करता है, और वो है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ स्टार, कॉस थीटा पर। इस पर दोनों के बीच ई तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए, ठीक, इन दोनों के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई, ठीक, और यहाँ क्या चीज, वेक्टर ए, ठीक। अब जो मैं यहाँ पे नया स्टार बना रहा था, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक, इस जगह पे, ठीक। ई तथा ए के बीच बनने वाले कोण, ई तथा ए के बीच, तीसरी क्वांटिटी पे भी डिपेंड कर रहा है ना, ई तथा ए के बीच बनने वाले कोण, बनने वाले कोण थीटा के, कोण थीटा के कॉस थीटा पर, कॉस थीटा पर, ई तथा ए के बीच बनने वाले कोण थीटा पर, चलो बनने वाले कोण थीटा पर कर देता हूं, थीटा पर। इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। कैसे करता है मैं वो आपको समझाता हूं। उसके बाद फार्मूला आ जाएगा, जैसे ही फार्मूला आ जाएगा हम इसके सारे की पॉइंट्स लिख लेंगे, और फिर उस फार्मूले से कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा वो देखेंगे, और जो फार्मूला आएगा उसके हमें स्पेशल केसेस करने होते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना इससे, ठीक, क्योंकि ये पेपर में आता है, एग्जाम में आता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, क्या जस्ट किस तरीके से डिपेंड करेगा मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे मान के चलिए एक अपने पास ये है, हटाओ भैया इसको, हटाओ इसको, वापस ये अच्छी, इसको भी हटाओ, ठीक। शेप ले लेते हैं, इनका कब यूज करेंगे भाई, 2D यार, सर्कल, ओके ओके ओके। तो क्या चीज, ओहो ये तो गलत सर्कल बन रहा है भाई, वापस से वापस से वापस से, ऐसे कैसे सर्कल बनेगा, हाँ देखिएगा, ये अपने पास ये एक सर्कल, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इसके एरिया फिक्स है, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या क्या है, फिक्स नहीं है, वो सॉरी देखिएगा, ठीक। ये अपने पास एरिया वेक्टर, ये अपने पास एरिया वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं को मैं दिखा देता हूँ इसको इस कलर से, इससे, ठीक। चलिए इस वाले कलर से, तो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखा है ई, ठीक। एक सेकंड, इन्हीं सब में टाइम चला जाता है, ठीक। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ई, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बना तो लिया, ठीक, ऐसे, और ये ऐसे, इसकी जो वैल्यू वो कितनी है, ई है, इसकी जो वैल्यू है वो ई है। और यहाँ पे ध्यान से देखें तो ई और ए के बीच जो एंगल है वो कितना है, ई और ए के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि जिस दिशा में वेक्टर ए है उसी दिशा में क्या है, ई भी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा, इनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा, थीटा, ठीक। अब आप खुद सोचिए कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है जो इस सतह से गुजरती है, इस सतह से निकलती है, कैसे, सतह के लंबवत। तो क्या यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं सतह के लंबवत, वही आपका विद्युत फ्लक्स बना रही है। अगर मैं ई की वैल्यू को बढ़ा दूं, ए को कांस्टेंट रखना है, और ई और ए के बीच जो एंगल बन रहा है, जो दिशा है, उसको भी क्या रखना है, कांस्टेंट। दो चीजें कांस्टेंट रख करके अगर मैं ई की वैल्यू को बढ़ाऊं तो क्या यहाँ फ्लक्स बढ़ेगा, डेफिनेटली ये फ्लक्स बढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं फिर से शेप लेता हूं यहाँ पे इस तरीके से,
ये, ठीक, वही है वापस से, ठीक है, उतने ही एरिया का, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये ले लिया, ठीक, मान के चलते हैं। अब ठीक, मान लिया। अब क्या चीज, यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है मैं बढ़ा रहा हूं। जैसे यहाँ पे कितना आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 आ रहा था। अब मैं इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इतने ही एरिया में, इतने ही वॉल्यूम में, एरिया छोड़ दो, इतने ही वॉल्यूम में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी। जहां पे 1 2 3 4 5 6 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही है इतने में, तो वहीं पे क्या होगी, 8 आने लग जाएंगे या 10 आने लग जाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। जैसे कि ये एक विद्युत क्षेत्र, मैंने क्या किया, E की वैल्यू को बढ़ा दिया है, E की वैल्यू को बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे 1 2, ठीक है, और ये 3 और ये 4, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या है, संख्या है। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ थी E, और यहाँ पे कितना कर दिया, मान के चलो 2E कर दिया, डबल कर दिया। डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा दिया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या इस एरिया से जिसकी वैल्यू सेम है अभी भी, इसकी वैल्यू अभी भी क्या है, कैसी है, इसकी वैल्यू अभी भी कैसी है, सेम, इसकी वैल्यू अभी भी कैसी है, सेम। देखिएगा ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो जो एरिया का मान यहाँ पे और एरिया का मान यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है, पर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम, यहाँ पे ज्यादा है। जब यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी तो यहाँ से बनने वाला फ्लक्स भी क्या हो गया, ज्यादा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो इस सतह से पास कर रही हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे बाहर है, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये दोनों जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत फ्लक्स नहीं बनाएंगे। केवल कौन बनाएगा, जो इसको काटते हुए भेजते हुए जा रही है वो बनाएगा। ये ऊपर वाला भी नहीं बनाएगा, ये वाला बनाएगा, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, ये भेजते हुए जा रहा है, ठीक है। और कैसे भेज रहा है, लंबवत, ठीक। चलिए, इसका मतलब है कि जो विद्युत फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, ई पर। और कैसे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाया उतना ज्यादा यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लक्स। उसी प्रकार से एरिया की बात कर लें, अगर मैं इसी में एरिया कम रखता हूं, ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र रेखा बनाता हूं, ठीक, इस प्रकार से, इसको समझिएगा। आपको एक चीज पता चलना चाहिए ऐसे, क्या चीज, कि विद्युत फ्लक्स जो है वो ई पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। आप अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो आपके फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। आप अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटाएंगे तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, घटेगा। ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे कलर वापस से कौन सा ले लेता हूँ, कौन सा था, ये वाला ना, तो ये ठीक चलेगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम एरिया की बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक जैसा रखेंगे। ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र, ठीक। अच्छा चलो, एक एक और यहाँ पे भर देते हैं, एक एक और यहाँ पे भर देते हैं, ठीक। ऐसे ये विद्युत क्षेत्र है, और इसको चाहे तो लंबा बना सकते हैं इस तरीके से। आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक, इस प्रकार से। ये आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये कैसा है, इस बार ये है नियत, ये है नियत, ठीक। नियत का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। नियत का मतलब क्या चीज, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या था, एरिया कांस्टेंट था, ये कैसा था, यहाँ पे ये कांस्टेंट था, नियत था, कांस्टेंट, ठीक है। कैसा था, नियत। ई बदल रहा था, यहाँ पे क्या, ई नियत है, यहाँ पे कौन बदलेगा, एरिया। देखते हैं, ये आपका शेप, ठीक है।
शेप यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एरिया ऐसे बनाया, ठीक, ये एरिया ऐसा, एक एरिया ऐसे बना दिया, ठीक है, और एक वापस से एरिया लिया, ठीक, एक वापस से एरिया लिया, इसको मैं लेता हूँ इस कलर का, ठीक है, चलिएगा देखिएगा, ठीक, इसके एरिया को मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ, इसके एरिया को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसे। अब देखो, आई होप कि ये चीज़ यहाँ पे विजिबल होगी। अरे यार, ये तो विजिबल ही नहीं है। कैसे बना दे? ठीक, चलिए मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, इसको ड्रा कर देता हूँ। तो एक एरिया यहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा, ये ऐसा, ठीक, एक एरिया ऐसा है, बेटा वापस से बनाओ, एक एरिया आपको इस प्रकार से मिल रहा और एक एरिया आपको मैंने ऐसा दे दिया, ठीक। आई होप कि ये विजिबल होगा, आई होप कि विजिबल होगा, यस विजिबल है, ठीक है। तो एक क्षेत्रफल मैंने आपको ऐसा दे दिया और एक क्षेत्रफल ऐसा दे दिया, मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल का जो मान है वो बढ़ गया है, यहाँ पे कम था यहाँ पे ज़्यादा है। तो जहाँ पे क्षेत्रफल कम है और वहाँ से देखो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं, तो वहाँ से 1 2 3 4 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं। और इस बड़े वाले क्षेत्रफल से क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक नीचे 7 विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं। जबकि यहाँ दोनों में क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में बराबर है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक, दोनों में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है, मान बराबर है, ठीक है, दोनों में। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे दोनों का मान भले ही बराबर है, यहाँ देखो दोनों में मान बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सब जगह बराबर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। पर यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो यहाँ पे पास पास है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ तो समान है, पर यहाँ और यहाँ में क्या है, अलग अलग है। यहाँ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ई है तो यहाँ पे कितना है, 2 है, पर यहाँ पे कितना है, अगर ई तो यहाँ पे कितना है, ई। पर यहाँ पे क्या हुआ, एरिया बदल गया, एरिया बदलने से क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो इस वाले एरिया से पास कर रही थी वो कम है और इस वाले जो एरिया से पास कर रही है वो ज्यादा है, ठीक। इस वाले क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं, गुजर रही हैं वो कम, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं वो ज्यादा। तो अगर आप एरिया ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी, और ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगे तो ज्यादा फ्लक्स बनेगा। यानी एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है कौन, विद्युत फ्लक्स। क्लियर? तो एक हो गया, 2 हो गया। कि विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करता है, एक तो विद्युत फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, एक तो विद्युत फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किस पर, ई पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। और दूसरा जो आपका फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किस पर, एरिया वेक्टर पर, एरिया वेक्टर पर। एरिया वेक्टर की वैल्यू जितना ज्यादा, फ्लक्स का मान उतना ज्यादा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जितना ज्यादा, फ्लक्स का मान उतना ज्यादा। तो इन 2 बातों पर डिपेंड करता है। तीसरी बात पे भी डिपेंड करता है, कौन सी तीसरी बात पे, तो तीसरी बात यहाँ पे है, मान के चलो अपने पास ये अपने पास एक जो है सर्कल है, ठीक, या एक कह लो क्षेत्रफल है, एक सतह है, इस सतह से ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा पास कर रही है इस प्रकार से, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे पास कर रही है इस तरह से। इसकी वैल्यू कितनी है, ई, इसकी वैल्यू कितनी है, ई। तो बताओ इससे बनने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो कहेंगे यार ये पास तो कर रही है तो विद्युत फ्लक्स कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए, पर नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो एंगल पे डिपेंड करने लग जाएगा, ठीक। क्या चीज, यहाँ पे जो एंगल है ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर, ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर, और ये अपने पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो इसके बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो जो आपका फ्लक्स है वो इस थीटा पे भी डिपेंड करता है, इस कोण पे भी डिपेंड करता है, ठीक। परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट आप काउंट करिए और बता दीजिए कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वही आपका क्या होगा, फ्लक्स। पर यहाँ पे जब एंगल बनाएगा तो इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा कौन, एंगल पे डिपेंड करेगा कौन, फ्लक्स। कैसे, तो जो फ्लक्स है वो एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल के किस चीज पे, कोण के किस चीज पे डिपेंड करता है, तो कोण के कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, के समानुपाती होता है। तो यानी जो विद्युत फ्लक्स है जिसको मैं इतनी देरी से बता रहा हूँ वो 1 2 3 बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश, और क्या चीज, कॉस थीटा पर।
तो मैं इस स्लाइड को हटा करके अगले वाले स्लाइड पे चलता हूँ, स्लाइड नंबर 3 पे, और कंक्लूजन लिखता हूँ। क्या चीज़ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है, और जिन जिन बातों पर डिपेंड कर रही है वो तो मैंने बताया ही, उससे मिला करके हम क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे। तो यहाँ से आ रहा है फार्मूला, किसका फार्मूला, किसका, विद्युत फ्लक्स का। ठीक, कौन सा, देखिएगा यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, अब जो फ्लक्स है वो तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, किस पर, ई पर, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज, कॉस थीटा। तो देखो फाई ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फाई कॉस थीटा के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बन गया फार्मूला किसका, विद्युत फ्लक्स का। दैट्स इट। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में है। ठीक, तो फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। अब देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, यस स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या चीज, ई कॉस थीटा। फास्ट पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है ना, समझ में नहीं आएगा तो क्या ही फायदा। चलिए अब देखो फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। अब ई कॉस थीटा वाला फार्मूला आपने क्लास 11 के अंदर इस टाइप का देखा होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए डॉट बी। इसी प्रकार से आप ए कॉस थीटा देखिए, किसी के जैसा लग रहा है ना, ए कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, जब ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है, तो ए कॉस थीटा को क्या हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो क्या चीज, हम यहाँ पे इसको लिख देंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और यहीं से बनेगा आपका एक नया डेफिनेशन, नया परिभाषा। तो मैं बोला था स्टार्टिंग में एक परिभाषा मैं और दूंगा, तो वो परिभाषा यहीं से आ रहा है। क्या चीज, ये। ठीक, इसको मैं थोड़ा ऐसे ले लूं, चलो ओ शिट, चलो ठीक है ये। तो एक फार्मूला आपका यहाँ पे मिला, एक फार्मूला आपको यहाँ पे मिला, और एक फार्मूला आपको यहाँ पे मिला। दो फार्मूले आपको मिल गए, किसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, विद्युत फ्लक्स के, ई कॉस थीटा एंड ई डॉट ए। फ्लक्स का एक और फार्मूला होता है, फ्लक्स का एक और फार्मूला होता है, खटाक से इसको भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, अगर आपका जो एरिया है, ठीक, जो आपका एरिया रहेगा वो छोटा सा रहेगा, ठीक है, किसके लिए, यदि क्षेत्रफल अल्पांश हो, क्षेत्रफल बहुत ही अल्प हो, बहुत ही अल्प हो, ठीक, यानी बहुत छोटा सा हो, तो उससे बनने वाला फ्लक्स, तो उससे बनने वाला फ्लक्स, तो उससे बनने वाला फ्लक्स डी फाई होता है। कितना होता है, डी फाई होता है, डी फाई होता है। ठीक, जैसे कि छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान के चलो ये अपने पास एक क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो है वो जिगजैग टाइप का है, हर जगह पे बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा एरिया यहाँ पे लेंगे, छोटा सा, एकदम छोटा सा, ये बहुत जब बड़ा ले लिया फिर भी ना, ऐसे एक छोटा सा एरिया ले ले, ऐसे चिन्ह सा छोटा सा, इससे कितना फ्लक्स बनेगा वही हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, निकालने का मतलब इसको हम निकालेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, और पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, हमें मिल जाएगा इससे कितना फ्लक्स बनेगा। इस एरिया का मान कितना है, डी ए, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, ए ई, मान के चलो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, ई, तो यहाँ पे क्या ई डी ए, क्या चीज, ई डी ए, एंगल कितना बन रहा है। ठीक, तो मान के चलो डी ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये है, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, थीटा, यहाँ एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो यहाँ पे जो फार्मूला निकल करके आएगा, और यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा एकदम छोटा सा बनेगा, छोटे से एरिया से छोटा सा फ्लक्स। ठीक, तो क्या चीज, डी फाई, यहाँ पे रहेगा डी फाई इक्वल्स टू, जो यहाँ पे फ्लक्स बनेगा वो छोटा सा रहेगा, डी फाई, ठीक है। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो ये आएगा आपका फ्लक्स का फार्मूला, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, या फिर इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाला तरीका, क्या चीज, डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस
ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को तब यूज करेंगे जब आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेरिएबल, या आपको जो पता ना चल पाए कि एरिया की वैल्यू कितनी है, जहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़े, तब ये यूज करेंगे, ठीक है। इसको कहाँ पे यूज करेंगे, तो इसको हम यूज करेंगे जब ई की वैल्यू डायरेक्ट दिया हो, ए की वैल्यू डायरेक्ट दिया हो और थीटा की वैल्यू डायरेक्ट दिया हो, ये तब यूज करेंगे, ठीक, हटा देता हूँ इसको। ये तब यूज करेंगे जब क्या होगा, ई बराबर डायरेक्ट दिया है, ए बराबर डायरेक्ट दिया है, ठीक है, और थीटा बराबर भी डायरेक्ट दिया हुआ है, ए की वैल्यू इतनी है, ए की वैल्यू इतनी है, थीटा की वैल्यू इतनी है, जब ये सब दिया हो तब ये वाला फार्मूला यूज कर लेना। और ये फार्मूला तब यूज करना है आपको जब आपको ई बराबर ऐसे दिया हो, ई बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इस तरीके का दिया हो, और वेक्टर ए बराबर आपको ऐसे दिया, मतलब कुल मिला के जब ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, कार्तीय रूप में दे रखा है वेक्टर ई और वेक्टर ए की वैल्यू को, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक। यहाँ पे आएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक। ये आपको जो इस तरीके से अगर दिया रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। कैसे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे मैं आगे आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए क्या जस्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमने अभी फार्मूला निकाला है, इस फार्मूले का स्पेशल केस क्या है, उस स्पेशल केस को पढ़ लेंगे, ठीक। अच्छा, स्पेशल केस से भी पहले आप ये पढ़ लीजिएगा कि फ्लक्स से रिलेटेड की पॉइंट्स क्या क्या हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इतना सारा तो पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इसको यूज कहाँ पे करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, जिसको भी नोट करना रहेगा कर लेगा, ठीक। तो ये वाली बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चीज कि भैया की पॉइंट्स कौन कौन है फ्लक्स से रिलेटेड, ठीक। तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित की पॉइंट्स, उसको मैं क्या लिखूंगा, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स कौन कौन से की पॉइंट्स है भाई, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला की पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड, कि इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, सिंबल क्या है इसका, तो इसका सिंबल है फाई, इसका सिंबल है फाई, ठीक। किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का जो सिंबल है, जो चिन्ह है वो क्या है, फाई है। दूसरी चीज, इसका फार्मूला क्या है, एक चीज मैं भूल गया हूं, ठीक है, डिफाइन करना अभी करूंगा, ठीक। फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये आपका क्या है फार्मूला। एक फार्मूला तो ये है, ठीक, जो कि काले अक्षरों में लिखा गया है। एक फार्मूला ये है जो कि रेड कलर में लिखा जाएगा, क्या चीज, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब दोनों को ओपन कर सकते हैं आप लोग जब भी चाहे तब, ओपन करके देख लीजिए। डी फाई ई डॉट डी इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, और फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए लिखा है तो क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक। अभी मैं इसी से एक डिफरेंशिएशन कराऊंगा, एक परिभाषा कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होता है। अगला, अब ये कैसी राशि है, तो अभी मैंने बताया ई डॉट ए, ये अदिश गुणन है। जब ये अदिश गुणन है तो फ्लक्स क्या होगा, दो सदिश राशियों के अदिश गुणन से हमें एक जो भौतिक राशि मिलती है तो वो अदिश राशि होती है। अदिश गुणन से कौन सी राशि मिलेगी, अदिश राशि। अगर इनका सदिश गुणन होता तो क्या मिलता, सदिश राशि। चलिए, तो अब यहाँ पे फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, तो विद्युत फ्लक्स, करिए अच्छा में लिखो भैया, ठीक, हाँ आ जाइए भैया। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसके पास कोई दिशा नहीं होती है, अदिश राशि है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, इससे भी क्वेश्चन आता है एक नंबर का कि विद्युत फ्लक्स है सदिश अदिश, ठीक है, दोनों, इनमें से कोई नहीं,
बता देंगे। क्या चीज? विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक किसका? विद्युत फ्लक्स का क्या होता है? खटाक से बता देंगे कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, ध्यान से देखो भैया, फ्लक्स ई है, ए, ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, और ए का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भैया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। किसका? एसआई मात्रक। किसका 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 किसका? विद्युत फ्लक्स का। दैट्स इट। ठीक, अच्छा, इतनी चीज यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैसी राशि है, और ये इसका एसआई मात्रक क्या है। कुछ लोगों को डायमेंशन भी याद करना होता है, तो वो डायमेंशन भी याद कर लेंगे। इसको अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, ठीक है, डायमेंशन, या इसको कहते हैं क्या चीज? वीमा। ठीक, ये आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, ठीक, कि इसका डायमेंशन क्या होगा, वीमा क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक, तो इसका वीमा क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का क्या होता है वो आप देख लीजिए, उसके बाद ए का डायमेंशन क्या होता है वो देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फ्लक्स का डायमेंशन मिल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, E इज इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल्स टू होता है F डिवाइडेड बाई Q। F का क्या होता है? न्यूटन पर, सॉरी, F का क्या होता है? MLT माइनस 2। ML मैं यहाँ पे डायरेक्ट ना करके निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है ना, इसलिए, पर मैं निकाल सकता हूँ। ठीक, देखिएगा, E का डायमेंशन कैसे निकलेगा? F डिवाइडेड बाई Q से। तो E का डायमेंशन होगा MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, और Q का होता है 80, Q का होता है 80। I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T होता है, तो Q बराबर क्या होगा? IT। I का क्या होता है? A, और T का क्या होता है? कैपिटल T, डायमेंशन। ठीक, तो अब ये हो गया E का डायमेंशन। अब यहीं पे A है, तो A का डायमेंशन क्या होगा भैया? एरिया है, मीटर स्क्वायर होगा, यूनिट मीटर स्क्वायर का क्या होता है? L2, L2, तो यहाँ पे क्या होगा? ML3 T, ये ऊपर जाएगा, या ऊपर जाएगा तो क्या होगा? T माइनस 3 आएगा, T माइनस 3, और यहाँ पे होगा A माइनस 1, A माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ, अंग्रेजी नहीं, क्या चीज? बीमा किसका? विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होगी? ML3, ये भैया अच्छे से लिखो, चलो भैया हट जाओ, ML3 T माइनस 3, और क्या चीज? A माइनस 1। ये आपका क्या है? डायमेंशन इसका। इसको बिग ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। ML3 T माइनस A माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो यहां से ये चीज क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं, एक डेफिनेशन में जो बोल रहा था, छूट रहा था, उस डेफिनेशन को मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, ठीक है। E डॉट A, तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? ये मिटा दो, वहीं भी लिख दूंगा। ठीक, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? नोट लगा के लिख लीजिए। एक और डेफिनेशन, नोट, क्या चीज? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ये क्षेत्रफल सदिश, दोनों के अदिश गुणन को हम क्या कहते हैं? इन दोनों के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना सिंपल डेफिनेशन। क्या चीज? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत, इसको ना दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक, अच्छा लगेगा। कौन सा कलर ले ले? ठीक, चलो ये यहाँ पे ये कलर यूज कर लेते हैं, ये वाला कलर। चलिए, क्या चीज? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल को, के गुणनफल नहीं, के अदिश गुणनफल को, सदिश के अदिश गुणनफल को
अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं भैया? अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन। ठीक, ये हो गया विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम चलते सुनिएगा, अब चलते अगले टॉपिक पे जो कि है स्पेशल केसेस। ये फार्मूला उठाएंगे, इसी फार्मूले को एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड, क्या चीज? स्पेशल केसेस का, किसका? स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। ठीक, ये आपका है हेडिंग। क्या इसको अंग्रेजी में क्या लिखवा रहे हैं? अंग्रेजी में अच्छा लगता है ना, स्पेशल केसेस। ऐसे बस इतना ही, इसके बाद में आगे स्पेशल केसेस का मतलब यहाँ पे क्या लिखना है भैया? चलिए, स्पेशल केसेस। केस नंबर 1, पहले फार्मूला देखो। फार्मूला क्या भाई? तो फार्मूला है, सिंपल फार्मूला यूज करिए। फाई इज इक्वल टू क्या चीज? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसको ओपन करके लिखेंगे तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ई ए कॉस, फिर लिख दो वही वाला लिख दो। क्या चीज? ई ए कॉस थीटा। ये इसका क्या है? बेसिक फार्मूला। क्या है? बेसिक फार्मूला। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। स्पेशल केसेस नंबर 1, स्पेशल केसेस ऐसे से स्टार्ट होती हैं, और यहाँ पे ले रहा हूं मैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अंदर क्या है कि जब थीटा के वैल्यू को ई को ए को कांस्टेंट रखते हैं और थीटा की वैल्यू को क्या कर देते हैं? वेरी कराएंगे, चेंज कराएंगे। ठीक है, यदि थीटा का मान, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, और थीटा 0 डिग्री कब होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा? जब ई और ए एक ही दिशा में होंगे, यानी समांतर होंगे। थीटा बराबर 0 डिग्री, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री यानी क्या? यदि ई तथा यदि ई तथा ए एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। ठीक, यानी एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर। ये भी कह सकते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब है ई ए एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या होगा? जब यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू निकलेगी फाई इज इक्वल टू, तो ये आएगा ई ए कॉस कितना? थीटा की वैल्यू बोलो 0 डिग्री। ठीक, तो फाई बराबर कितना आएगा? ई ए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या आएगा? फाई इज इक्वल टू आएगा ई ए। स्पेशल केस है क्या भैया? स्पेशल केस। क्या है? स्पेशल केस। कब आएगा? डायग्राम से समझो। ये अपने पास एक क्या है? क्षेत्रफल। और यहाँ पे ये है क्या चीज? एरिया वेक्टर। आपको पता है कि यही एरिया वेक्टर होगा। अच्छा, ये एरिया वेक्टर है, और ये आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र। ये आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र। इसी पे विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र जब एक ही दिशा में आ जाएंगे तभी तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। दोनों जब एक ही पे रहेंगे तभी तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो ये दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। या यही वो वाला केस है जिसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह से कितना कोण बनाती है? ये हो गया सतह, ये हो गया सतह। सतह से कितना कोण बना रही है? 90 डिग्री, यानी सतह के लंबवत है, सतह के लंबवत। तो सतह के लंबवत जब विद्युत क्षेत्र रेखा रहेगी तभी फ्लक्स बनेगा। याद रखिएगा, तभी फ्लक्स बनेगा। देखो यहाँ पे सतह के क्या है? लंबवत। या तो बोलिए सतह के लंबवत हो, या तो बोलिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा में हो। क्षेत्रफल सदिश की दिशा में विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होगी तब फ्लक्स बनेगा, या सतह के लंबवत होगी तब जो है फ्लक्स बनेगा। दोनों बातें एक ही है। ठीक, बोलने का तरीका अलग अलग है। और कैसा बनेगा भैया? तो मैक्सिमम बनेगा। कैसा? मैक्सिमम। फाई मैक्स आएगा इक्वल्स टू कितना? ई ए। इक्वल्स टू कितना? ई ए। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2।
हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन केस नंबर 2। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या केस नंबर 2, केस नंबर 2। यहाँ पे क्या होगा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री की जगह पे, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री की जगह पे कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, तो हम तो कहते हैं 90 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए यानी ई और ए दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। ठीक, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री यानी ई तथा ए, वेक्टर ई और वेक्टर ए एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। अगर एक दूसरे के लंबवत होंगे तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी आएगी, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 90। मैथमेटिकल फार्मूला है ये, है ना, ये गणितीय फार्मूला है। ठीक, गणितीय सूत्र। तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, केवल और केवल 0 आ जाएगा। तो ये फ्लक्स का मिनिमम वैल्यू है, ये फ्लक्स का क्या है, मिनिमम वैल्यू, फाई मिनिमम आ गया। ठीक, ये न्यूनतम मान है फ्लक्स का। कब, जब 90 डिग्री होगा तब। किसके बीच, ई और ए के बीच कोण जो है जब 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स का मान कैसा आएगा, न्यूनतम आएगा। ठीक, तो यहाँ पे फाई मिनिमम, यहाँ पे क्या है, फाई मैक्सिमम। एक और केस बचता है, उस केस को भी यहाँ पे कर लेते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। चलिए, और वो केस है किसका, केस नंबर 3, केस नंबर 3। ठीक, क्या चीज, केस नंबर 3। इसके अंदर क्या होगा भैया, केस नंबर 3 के अंदर क्या होगा, केस नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छूट गया, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास क्या है, मान के चलिए एरिया है। ठीक, और यहाँ पे एंगल कैसे बनाना है भैया, देखिएगा ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक, ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर ए, और आपका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसे होगी, भाई डायग्राम जरूरी है ना। यहाँ पे एंगल कितना बना, 90 डिग्री, किसके बीच, ई और ए के बीच। ए ऐसे है तो ई को कैसे होना पड़ेगा, ओहो, ये यहाँ से, तो ये आपके पास क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये ई हो गया, ये आपका ई हो गया। ठीक, और ये आपका ए हो गया। दोनों के बीच कितना एंगल बना है, 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री का। अब ये भी याद रख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये विद्युत क्षेत्र क्या है, ये विद्युत क्षेत्र सतह को छूते हुए जा रहा है। तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी सतह को छूते हुए जाएगा, टच करते हुए जाएगा, है ना, जैसे ये सतह है, अगर इस सतह को ये विद्युत क्षेत्र का ऐसे छूते हुए तो कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। फ्लक्स तब बनेगा जब ये विद्युत क्षेत्र रेखा इसको परपेंडिकुलर भेदेगा, लंबवत भेदेगा, तब जाके क्या बनेगा, फ्लक्स। छूते हुए गया तो कोई सा फ्लक्स नहीं बनेगा, याद रखिएगा। क्लियर, तो यहाँ से ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब कोई विद्युत क्षेत्र रेखा सतह को छूते हुए जाएगा तो कोई सा फ्लक्स बनना नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली साइड पे चलते हैं। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब क्या है, ई तथा वेक्टर ए एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो। जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तभी आपका एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। दिखाता हूँ मैं डायग्राम में, पहले दिखा देता हूँ। ये अपने पास क्या है, एक क्षेत्रफल है, और यहाँ पे क्या है, एरिया वेक्टर है। ठीक, ये एरिया वेक्टर है, और यहाँ पे जो है आपका ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा है। दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री का। ये ई हो गया और ऊपर वेक्टर ए हो गया, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री का। अब जब 180 डिग्री का बन गया है तो जो फाई की वैल्यू होगी, फाई बराबर
ई ए कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, ई ए तो होगी पर यहाँ पे कितना -1 होगा, इसकी वैल्यू 180 डिग्री की वैल्यू, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा भैया, फाई इक्वल्स टू आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू आ जाएगा ई ए पर कैसा माइनस का, ई ए पर कैसा माइनस का, ठीक है। तो ये भी फ्लक्स आया पर कैसा निगेटिव फ्लक्स आया, ऋणात्मक फ्लक्स आया, क्लियर। तो फ्लक्स का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य कब होगा, जब छूते हुए जाएगा सतह को। ऋणात्मक कब होगा, जब एक दूसरे के विपरीत रहेगा ई और ए तब। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी ई की, ये भी मैक्सिमम वैल्यू हो पर कैसा नेगेटिव में, ठीक। पॉजिटिव में कब आएगा, जब 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 यहाँ पे क्या होगा, ई और ए एक दूसरे के दिशा में होंगे तब, समांतर होंगे तब। आई होप कि इतनी बात यहाँ से क्लियर होगी। लगभग ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 1 घंटे का हो गया है, ठीक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 1 घंटे 5 मिनट का हो, सॉरी 1 घंटे 1 मिनट का हो गया है, ठीक। और 1:05 हो भी रहा है अभी करंट टाइम में, ठीक। रात के बज रहे हैं 1 और वीडियो भी हो गई है 1 घंटे की पूरी, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ बचा हुआ है विद्युत फ्लक्स से संबंधित। हाँ, न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, तो 1-2 न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक। और अगले वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के बारे में, ठीक, गॉस लॉ के बारे में। चलिए भैया कहाँ पे हैं आप, थोड़ा ओपन हो जाइए। एक बार रेफरेंस ले लें भाई क्वेश्चंस का, और किन किन टॉपिक्स को मैं और इसमें बता सकता हूँ। एक और टॉपिक मुझे लग रहा है छूट रहा है इसमें, देखते हैं कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यस, ठीक। चलिए एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, आप लोग भी कर ही लीजिएगा, ठीक है। क्या चीज़, नोट लगा करके, अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस हो, कोई सा अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, जैसे कि मान के चलो एक स्फीयर है या ये ऐसे है, ठीक, तो जो इससे फ्लक्स बनेगा, इससे जो फ्लक्स बनेगा, ठीक, इससे, तो अगर आपका जो विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, ठीक, तो इससे ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसको भेदते हुए जा रही हैं। यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखते हैं, एक आवेश रख दे, तो क्या होगा, इस आवेश की वजह से ढेर सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसको भेदते हुए बाहर की तरफ जाएंगी। तो जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा होता है सतह के बाहर की तरफ, इस तरफ, तो इसको हम क्या कर देंगे, जब 3D सरफेस रहेगा तब की बात है, 3D सरफेस रहेगा तब की बात है। तो फ्लक्स का मान कितना होगा, फ्लक्स होगा पॉजिटिव, जो भी वैल्यू आएगी कैसी रहेगी, उसको पॉजिटिव लेना है। मान लो अगर यही डायग्राम यही रहता, ठीक, पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से होती, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती, ऐसे, ठीक, इस तरीके से, और ये ऐसे, ठीक, यानी ये कौन सी है, इनवर्ड विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कैसी हैं, इनवर्ड, ठीक। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ जाएंगे तो जो फ्लक्स बनेगा वो कैसा होगा, निगेटिव। उसको कैसा लेना है, निगेटिव, ठीक, और इसको कैसा लेना है, पॉजिटिव। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ, 3D सरफेस है बाहर की तरफ, तो फ्लक्स को पॉजिटिव, और अंदर की तरफ फ्लक्स कैसा, निगेटिव लेना होता है। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, ठीक। आगे है गॉस लॉ, पर गॉस लॉ पे हम बढ़े इससे पहले हमें 2-4 न्यूमेरिकल कर लेना चाहिए ताकि हम बोर्ड एग्जाम्स में ना फंसे, ठीक। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं वो आपको यहाँ पे करा देता हूँ। तो यहाँ बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है, आगे दिया होगा, ठीक, पर मैं वहाँ से ना लेकर के मैं अपने से खुद से करा देता हूँ। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, ठीक, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या चीज देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो है वेक्टर E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, मैं सारी वैल्यू लेता हूँ ना, माइनस 2k कैप, और वेक्टर A इज इक्वल टू दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, इस तरीके से आपसे पूछ रहा है फ्लक्स का मान बताओ,
ठीक, हो सकता है वो लैंग्वेज दे दे। ठीक, कि किसी सतह से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है, और जिस सतह से पास कर रही है उस सतह का क्षेत्रफल 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक, तो बताइए उससे बनने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो कोई जब ये पूछेगा तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, मैंने आपको बताया था ये वाला फार्मूला लगाना है, वेक्टर वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाई इक्वल्स टू ई की जगह पे रखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और यहाँ पे डॉट ए की जगह पे रखेंगे कितना 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये रख देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपको इसका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। कैसे भैया, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि भैया जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो केवल i वाले को i वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j वाले के साथ करते हैं, k वाले को k वाले के साथ करते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। बड़ा आसान होता है ये, बहुत आसान होता है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, तो i डॉट i बराबर कितना होता है 1, j डॉट j सेम का सेम से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1, याद कर लो। k कैप डॉट k कैप इक्वल्स टू कितना आएगा 1, इक्वल्स टू कितना आएगा 1, कैप 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 कैप। अच्छा, अगर मैं i का j के साथ कर देता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी, तो याद रखिएगा तब वैल्यू आएगी 0। i का मैं अगर k के साथ कर देता हूं तब भी वैल्यू कितनी आएगी 0। डिफरेंट वाले के साथ करेंगे तो 0 आएगा भाई। ठीक है, इसी वजह से 2i का j के साथ नहीं होता है, i का j के साथ फालतू में करोगे 0 आ जाएगा। फिर 2i का तुम k के साथ करोगे फिर फालतू में i डॉट k इज इक्वल टू क्या होगा 0, मल्टीप्लाई करो फिर से क्या आएगा 0। इस वजह से नहीं करते हैं, इसलिए सीधे सीधे याद करो। जब ऐसा दिया रहेगा तो क्या करोगे, 2 का 3 में गुणा करो, कितना आएगा 6, i डॉट i कितना होगा 1, तो 6 कम कितना होगा 6, प्लस 3 का करो 2, डायरेक्ट 2 का 3 में, 3 का 2 में और 2 का 1 में, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ मल्टीप्लाई करो, लिखो, खत्म काम। तो यहाँ पे 3 का करोगे 2 में कितना आएगा, 3 दूना के 6, 2 3 6, 3 दूना के 6, 2 1 कम 2 माइनस 2। आगे भी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ जिसमें कि एक को गायब कर दूंगा मैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो 5 इज इक्वल टू 6, 6 कितना हो जाएगा 12 माइनस कितना 2, तो यहाँ पे आएगा 5 की वैल्यू 12 में से 2 गया 10, 10 क्या चीज मेरे भाई, तो 10 फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा की कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, बड़ा गंदा लिखा है, सही करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। चलिए, तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वेक्टर E इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप, और वेक्टर A इज इक्वल टू यहाँ पे रखा है केवल और केवल 2k कैप, चलो 2j कैप माइनस 3k कैप, ये रखा हुआ है। मामला फंसेगा इसमें। ठीक है, देखते हैं। तो फ्लक्स का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, जब फ्लक्स का वैल्यू पूछेगा तो हम फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे फार्मूला खट से E डॉट वेक्टर A। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, E की जगह पे E की वैल्यू रखो 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक, माइनस 3j कैप, और डॉट क्या चीज A की वैल्यू रखो भैया 2j कैप माइनस कितना 3k कैप। ठीक, थोड़ा सा गंदा लिख दे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे करेंगे करेंगे। देखिएगा, तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, मैं क्या बोला था कि आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, खत्म। ठीक, सोच के देख मेरे भाई, अगर आई का तुमने जे के साथ कर दिया क्या आने वाला है 0, कोई मतलब है क्या, नहीं। तो यहाँ केवल एक ही बचता है, आई का, यहाँ पे आई वाला है ही नहीं, तो क्या करोगे, आंसर क्या लिखोगे, कुछ नहीं, यहाँ पे आई का है नहीं, तो तुम आई डॉट जब जे करोगे तभी 0 आएगा, आई डॉट के करोगे तभी 0 आएगा, कोई फायदा नहीं, मत लिखो। जे का जे के साथ करोगे तो वैल्यू आएगी, पर तुम जे का के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं, मत लिखो। तो केवल जे वाले का जे वाले के साथ होगा, इन सबका नहीं होगा, तो क्या आएगा, इसी वाले क्वेश्चन के अंदर फंसते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, नहीं फंसना है। 3 दुना कितना आएगा 6, तो माइनस का कितना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दुना के 6, जे डॉट जे कितना होता है 1, तो इसका आएगा आंसर 6 न्यूटन
मीटर स्क्वायर बटा क्या चीज, कूलम। ठीक, दैट्स इट। तो भाई जब यहाँ पे आई वाला है ही नहीं इस वाले में तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई, इस वाले में के वाला नहीं है तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो के का के साथ नहीं हो सकता, आई का आई के साथ नहीं हो सकता, तो वो जीरो हो जाएंगे। केवल जे का जे के साथ होगा, 3 गुना का 6, दैट्स इट। ठीक है, दस फिनिश दो। अगर मान लो यहाँ पे जे वाला भी नहीं होता, यहाँ जे वाला भी नहीं होता, केवल 2i कैप लिखा होता तो आंसर कितना आता, जीरो। आंसर कितना आता, जीरो। ठीक, थोड़ा सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि रात हो गई है तो थोड़ा थोड़ा दिमाग उल्टा पुल्टा चल रहा है। ठीक, तो 5 = -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या चीज, कूलम। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, उत्तर लिखो, आंसर क्या लिख रहे हो, लेट ANSWER। ठीक, आंसर। अच्छा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, एक और टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। टाइम हो गया है 1 घंटा 11 मिनट, 1:15 हो रहा है करंट टाइम। ठीक, नो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब उस टाइप का क्वेश्चन नहीं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। क्या चीज, क्वेश्चन कैसे लिखे, एक वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसे 50 न्यूटन प्रति कूलम, 50 न्यूटन प्रति कूलम वाले विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर, विद्युत क्षेत्र में रखा जाए ना, विद्युत क्षेत्र में, अरे 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 कहाँ चला गया, विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इससे बनने वाले, सतह से बनने वाले, इससे का मतलब किससे, तो सतह से बनने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे बनने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। बनने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है, आप लोग जाके मिला सकते हैं। ठीक, तो बनने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। कैसे मान ज्ञात करेंगे भाई, कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से, कैसे मान ज्ञात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक कंडीशन और देखिए, क्या चीज, ई तथा ए के बीच कोण, ई तथा ए के बीच कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। ठीक, ई तथा ए के बीच कोण कितना है, 60 डिग्री। कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर, चलो ए ओपन करके लिखो मेरे भाई, ई ए कॉस थीटा होगा, ई ए कॉस थीटा। ध्यान से देखो तो सब कुछ दे रखा है। ई की वैल्यू कितना दिया भैया, ई बराबर दे रखा है, ई बराबर दे रखा है 50 न्यूटन पर कूलम, जो कि एसआई यूनिट में है। ठीक, और ए बराबर कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा फजिया था भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसको एसआई में चेंज करोगे तो कैसे चेंज करेंगे, ए इज इक्वल टू 50 50 क्या बोले 50। ठीक है, ए इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे 1/100 आएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, इंटू 1/100 आएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना आएगा, 50। 1 0 से 1 0 काट दे, काहे के लिए 50 लिखेंगे। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5,
गुणे 10 की पावर -3, ये होगा दोनों मिला करके 1000, तो 10 की पावर 3 आएगा, ऊपर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक, तो कन्वर्ट हो गया। अब ना करना क्या है, फाई की वैल्यू निकालनी है, तो कट्टे से यहाँ पे आ जाओ और फाई बराबर क्या कर दो, फाई इक्वल्स टू ई कॉस थीटा, ई की वैल्यू बोल, ई की वैल्यू है 50, ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक, 50 और ए की वैल्यू है 5 गुणे 10 की पावर -3। ठीक, फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। ठीक है, ये यूनिट होगा। आगे बढ़ते हैं, फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 5 बजे 25 आ जाएगी, 25 गुणे 5 बजे 25 गुणे एक जीरो मार देंगे उसमें 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 10 की पावर -2 का मतलब नीचे कर दो, 10 की पावर -2 को नीचे करेंगे तो क्या होगा 0.25 हो जाएगी रे भाई, 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। दिस विल बी द आंसर, ये आपका क्या होगा उत्तर। ठीक, ये होगी फ्लक्स की वैल्यू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बढ़िया क्या है, कंसेप्ट सिखा के आपको जाएगा। देखिएगा, जैसे मान के चलिए अपने पास यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है, ओके, एक सरफेस है। ठीक, इसका रेडियस आपको दे रखा है, बहुत हैरानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही गंदा सा एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये इस प्रकार से एक क्वेश्चन दे रखा है। आई होप कि आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, ऐसे तो नहीं दिखेगा भाई, बहुत पतला सा सर्कल है ये। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक, ये यहाँ से बना देता हूँ। ठीक, आई एम जस्ट ड्राइंग अ सर्कल इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी शुरू में ऐसे ही दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 2 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम। चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, 2 न्यूटन नहीं बजा दे रहा है। ठीक है, 20 कर लेते हैं इसको, 20 न्यूटन पर कूलम। ये क्या है, 20 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, इसका रेडियस, सवाल को अच्छा बना रहा हूं ना, इसका रेडियस हमें दे रखा है कितना, इसका रेडियस दे रखा है 2 मीटर, रेडियस दे रखा है 2 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि चलिए बताइए, अगर ये सरफेस से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 डिग्री का कोण बना रही है, कितने का, 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो क्या करना है आपको, आपको बताना है क्या चीज, इससे बनने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई की वैल्यू। ठीक, तो ये आप जो है वीडियो को पॉज करके करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तब तक मैं यहाँ पे पीछे चेक कर लूँ एक बार, कहीं कुछ गलती तो नहीं किया है। फाई इज इक्वल टू, यहाँ पे किया है गलती। ठीक है, ई कॉस थीटा में ई की वैल्यू रख दिया, ए की वैल्यू रख दिया, पर कॉस थीटा की वैल्यू नहीं रखा है, मुझे अभी अभी याद आया। ठीक है, तो इसको वापस से मैं कराता हूँ, तब तक आप उस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक, यहाँ पे समेटाना पड़ेगा भाई। ठीक, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद जो है उसको करिएगा। ठीक, अभी तक तो ये गलत हो गया होता, और फिर जो लोग भी देखते बोलते क्या है, क्या तो क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे भाई। ठीक, चलिए, फाई इज इक्वल टू क्या, जो यहाँ पे होगा ई कॉस थीटा, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू 50 न्यूटन पर कूलम, लिख लेंगे यहाँ पे 50। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया मैंने, 5 गुणे 10 की पावर कितना -3 गुणे कितना 10 की पावर -3। ठीक है, गुणे कितना कॉस थीटा, कॉस 60, तो यहाँ पे आएगा फाई इज इक्वल टू 5 बजे 25। ठीक है, 5 बजे 25 गुणे 10 की पावर -2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो फाई बराबर यहाँ पे आ जाएगा 12.5 गुणे 10 की पावर कितना -2। ठीक है, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, जब ये 10 की पावर -2 नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा
0.125 0.125 क्या चीज, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। तो ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक, आंसर। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आई होप कि वहाँ पे आपको ये जो समझ में आई होगी। मैंने स्टार्टिंग में गलत करा दिया, अब मैं इसको कैसे पीछे जाके सही करूँ। ठीक, तो फाई इज इक्वल टू क्या चीज, क्वेश्चन मार्क फाई निकालना है यहाँ पे। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा क्या भैया, ई और ए के बीच का एंगल होता है ना। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर इस साइड में होगा। ये होगा क्या चीज, एरिया वेक्टर। तो अगर ये 30 डिग्री है तो एरिया वेक्टर सरफेस के साथ कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ये एंगल कितना बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 90 डिग्री का। तो अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। लग नहीं रहा है अलग बात है, मान लो ये 60 डिग्री 30 डिग्री। डायग्राम थोड़ा नहीं बनाने वाला, ठीक है, एडजस्ट करेंगे इसमें। तो फाई इज इक्वल टू क्या चीज, ई ए कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू कितनी है 20। अब ए की वैल्यू कितनी होगी भैया, आर 2 मीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर से मिलेगा। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे एरिया बराबर आ जाएगा पाई की जगह पे 22/7 गुणे आर की जगह पे क्या लेंगे, 2 2 दूना के 4। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक, 88/7। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई इक्वल्स टू ई की जगह पे 20 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह पे आएगा 22 चौको 88 बटा के मल्टीप्लाई कर लो 88 बटा के 7 गुणे कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो कॉस कितना आएगा, 60 डिग्री। ठीक, इसमें यही सवाल अच्छा था, यहाँ पे थीटा इस साइड दे रखा था। ठीक है, यहाँ यानी एंगल दे रखा था सरफेस के साथ, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया हो गया। ठीक है, चलिए, तो फाई इज इक्वल टू, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये एंगल दिया रहता है उसी के साथ सॉल्व कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है, फिर घूमते रहते हैं, पता नहीं कहाँ गलत करेंगे। ठीक, जैसे कि मैं भी कर देता हूँ अक्सर करके। अब यहाँ पे क्या होगा, 20 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 7 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से ये कट जाएगा तो फाई की वैल्यू आएगी यहाँ पे, कितनी आएगी भैया, तो ये फाई की वैल्यू आएगी 2 से कटा 20, 10 बार में, तो 10 880 डिवाइड भी कितना 7 भाग दे लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम में। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक, ये आपका क्या आंसर। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। काफ़ी लेंदी लेक्चर है, 1 घंटे 10 15 20 मिनट का हो गया होगा। ठीक है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि मैं अच्छे तरीके से इस लेक्चर को बनाऊं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, विद्युत फ्लक्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। क्योंकि विद्युत फ्लक्स समझ में आया तभी आपको जो है गॉस का नियम समझ में आएगा। तो अगले वाले लेक्चर के अंदर हम गॉस के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो गॉस के नियम वाले लेक्चर का वेट करिए, कल या परसों आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, नाइट।